हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बाल विकास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये बाल विकास से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। इसमें आप लोगों को लैंगिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिक विभिन्नता, इसके बाद अशक्तता अक्षमता जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट में भी निश्चित इन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें भी इन टॉपिक से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। दोस्तों अगर आपने पिछले पार्ट्स को ना देखा हो तो उन्हें भी जरूर देख लें। ये एक आपका सीटेट के लिए रिवीजन की क्लास है और साथ ही साथ दोस्तों जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसलिए सभी लोग देखते रहें, सभी साथियों के साथ शेयर करते रहें और अंत तक सभी क्वेश्चंस को देखकर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से? दोस्तों सीटेट में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग कि चारों शब्द आपको एक ही जैसे लग रहे हैं। अब आपको सोचना ये कि कौन सा सही होगा। तो जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी एक से इस प्रकार की अपेक्षाएं रखना कि दूसरा वो कार्य नहीं कर सकता है, या फिर किसी एक को दूसरे लिंग की अपेक्षा बढ़ावा देना। तो इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर जरूर देते रहिए। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है। तो दोस्तों पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, किस प्रकार का कथन है, सही है या क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें देखिए बच्चे, इसमें क्या पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान बताया गया, यानी कि किसी एक लिंग को दूसरे की अपेक्षा ज्यादा ऊपर उठाना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह भी मैंने आपको बताया। तो इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए, आप लोग समझते रहिए एक एक क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या फिर प्रगतिशील चिंतन। तो दोस्तों जब इसमें देखिए क्या किया गया, लड़कियों को वरीयता दी गई लड़कों की अपेक्षा। तो यानी कि लड़कियों को जब वरीयता दे दी गई तो वो भी एक लिंग को ऊपर उठाना, दूसरे को उसके अपेक्षा नीचे गिराना। तो ये भी आपका लैंगिक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण है। दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह से हर बार आपके सीटेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो भी लास्ट ईयर आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम आया था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार खाली स्थान को दर्शाता है, रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिक चिंतन को या फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो दोस्तों एक शिक्षक जो है वो लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या दर्शाता है, रूढ़िबद्धता दर्शाता है। रूढ़िबद्धता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी विशेष कार्य को किसी विशेष लिंग वर्ग के लिए निर्धारित कर देना कि आप यही कार्य कर सकते हैं, ये रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी रूढ़िबद्धता होगा। कभी भी बालक को या छात्र को या छात्रा को किसी को भी आप लोग नीचे नहीं दिखा सकते, ना ही उसे किसी कार्य के लिए रोक सकते हैं। हमेशा उसे सभी कार्यों में समानता के लिए प्रेरित करना है, यही इसका उद्देश्य होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है जबकि पुरुष गणित और तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इसमें भी देखिए वही किया गया। ये पूरी आपकी एक चैप्टर की मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ 6 क्वेश्चंस के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि स्त्रियां हस्तलेख में पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती हैं, अच्छा कार्य करती हैं, और पुरुष जो है वो गणित और तर्क योग्यता में महिलाओं की अपेक्षा योग्य हैं। तो यानी कि स्त्रियों को हस्तलेख में अच्छा बताया गया है और पुरुषों को गणित में अच्छा बताया गया है। जबकि ये
ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, दोनों को समान रूप से योग्य बताना चाहिए। तो ये इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना खाली स्थान को दर्शाता है, रूढ़बद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिक चिंतन को या फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो दोस्तों ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही रूढ़बद्धता को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें लड़कियों को घर का कार्य करने के लिए ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अब इसके बाद अब इस टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन है, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर, या फिर केवल ए पर, केवल सी पर, केवल बी पर, या फिर इन सभी पर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती जो हो जाती है वो ये होती है कि आप लोग यहाँ पर चेक नहीं करते कि ए बी सी इनमें कौन सा सही करना है या तीनों सही करने हैं। डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा बी, और बी यहाँ पर देखिए सी में थर्ड नंबर ऑप्शन में दिया गया, और कुछ लोग यहीं पर लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें, इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि यही आपके 1-2 नंबर कम कर देती हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए सामाजिक उत्थान पर भी पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, और शैक्षणिक विकास पर भी पड़ता है। क्योंकि जब भी लैंगिक भेदभाव किया जाता है तो वो उसके मन में प्रेशर उत्पन्न करता है, और उससे उसका मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ों को प्रभावित करता है। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक है बुद्धि से संबंधित है। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने और उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना? बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा भी चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और उनकी आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, इनके आधार पर बच्चों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? 120, 100, 124 या फिर 130? देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैथ की वजह से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन निश्चित मिलता है सीटेट में, और ये आपका बिल्कुल बना बनाया एक नंबर होता है। मानसिक आयु जो दिया हो उसे ऊपर रखना है, उसके नीचे रख लीजिए शारीरिक आयु को, और 100 से गुणा कर दी डायरेक्ट, 0 से 0 कट जाएगा, और हमेशा ऐसी संख्या दी जाती है जो कि नीचे वाली संख्या से कट जाती है। तो 10 में गुणे 12 करना है, डायरेक्ट आपका 120 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। आप इस कक्षा में एक छात्र को बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि वह बालक किस प्रकार का है? मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, अतिश्रेष्ठ बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि है। तो दोस्तों जब बुद्धि लब्धि का जो माप जो लब्धांक आता है वो 120 से ऊपर होता है तो बालक श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो जब 130 से अधिक आएगा तो वो अतिश्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में आता है। इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग या फिर कार्य जीवन की मांग। तो दोस्तों समायोजन योग्यता के रूप में बुद्धि को पियाजे ने जो बताया है वो किसके रूप में बताया है? तो ये भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के रूप में बताया है। इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो दोस्तों ये देखिए तीनों चीजें बिल्कुल सही दी गई हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सभी सही दिए गए। तो आप लोगों को 4th नंबर ऑप्शन टिक कर देना। ये सभी देखते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आंसर भी जरूर देते रहिए। अब अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक, आध्यात्मिक या फिर भाषा विषयक। तो दोस्तों क्या इसमें कहा गया? जो व्यक्ति के आत्मबोध को, यानी कि जो उसके अंतर ज्ञान होता है, अंतर मन को सर्वाधिक योगदान देगा वो क्या होगा? तो दोस्तों ये अंतःवैयक्तिकता होगी। यानी कि अंतःवैयक्तिकता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अंतर मन से, अंदर से कितना उसके सहयोग में कर रहा है, कितना उसे योगदान दे रहा है। तो ये आप लोग अंतःवैयक्तिकता से ही जान सकते हैं। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक,
भाषिक, गतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो दोस्तों इसमें एयरफोर्स के पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता, और ये बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, याद कर लीजिए आप लोग। तो जो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए बुद्धि चाहिए वो गतिक बुद्धि होती है, और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक को अलग अलग भाग में विभाजित किया था और कहा था इतने प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। वो जो बालक जिस बुद्धि में अच्छा होता है वो उसी प्रकार के श्रेणी में जाकर वही बनना चाहता है। तो ये एयरफोर्स पायलट जो है गतिक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। तो दोस्तों स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने द्विबुद्धि का सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जी और एस दो फैक्टर बताए थे, एक जी बताया था, एक दूसरा एस बताया था। जी किससे संबंधित था, तो जी जो था वो जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि से संबंधित था। इसका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यस जो बताया था, तो ये यस का मतलब है स्पेशल, यानी कि ये विशिष्ट बुद्धि से संबंधित था। दोनों चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पीयरमैन। इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से समझते रहिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे कि आपसे निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या फिर अस्तित्व परक बुद्धि। तो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि जो होगी वो किससे संबंधित होगी, संवेगात्मक बुद्धि जो होगी, संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग जो हमारे अंतर मन में होते हैं, हमारे मन में अंदर संवेगों भावों को उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित होगी। इसका आपका 1st नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों मैंने इसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रखा है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु। तो वैयक्तिक विभिन्नता का क्या कारण होगा, ए एवं बी, केवल बी, ए एवं सी, या फिर ये सभी। तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है जो व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्ति में पाई जाती है। तो वातावरण के कारण होती है, वंशानुक्रम के कारण होती है और आयु के कारण भी होती है। तो इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन जो दिया गया यही सही हो जाएगा, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने तथा उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें खालिस्तान थी, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति की प्राप्ति। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ये सब दिमाग लगाकर आंसर देने होते हैं। तो उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। आत्मसिद्धि किसके अंतर्गत था, मैंने आपको मांग का सिद्धांत पढ़ाया था, तो आप लोगों को आज क्वेश्चन का आंसर बताना कि मांग का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन उसी से संबंधित था, उसी की जो मैंने 5 स्टेज बताई थी उसमें सबसे ऊपर की स्टेज मैंने क्या बताई थी, आत्मसिद्धि या स्वसिद्धि बताई थी। तो ये उसी के अंतर्गत आता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को न देखकर दूसरे बल्कि समाज के बारे में ज्यादा सोचता है। तो दोस्तों ये बताना आपको मांग का सिद्धांत किसने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझाने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो दोस्तों वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना क्यों आवश्यक है, तो दोस्तों इसका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या नहीं है या अयोग्य है, और कैसे उसको योग्य बनाया जा सकता है, किस विधि का प्रयोग करके। इसलिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों ने वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय में किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों के वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले
शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो दोस्तों देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसका पालन करना, ताकि बच्चों को केंद्र मानकर ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना ताकि उन्हें पढ़ने के सीखने के अनेक अवसर मिले और आसानी से शिक्षण विधियों के माध्यम से वो चीज़ों को सीख सकें। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, या फिर यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो दोस्तों इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो ये मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। ये सभी आपके सीटेट के साथ साथ जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसके लिए बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, यहाँ से आप लोग सभी पिछली वीडियोस को देख लें। शिक्षक भर्ती 2019 नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग मेरी इस बार की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।